भारतीय संविधान। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से पहले हम लोग को यह जानना होगा इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लोगो है। और इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल के माध्यम से फुटबॉल के खेल के माध्यम से फुटबॉल के जितने सारी खेल के नियम होते हैं उस नियम को उदाहरण में रखते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से आसानी बात शुरू करेंगे। जैसे आप में से तो ज्यादातर बच्चों इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा और यह फुटबॉल गेम आप लोग भी खेले होंगे घर, स्कूल या दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं जरूर यह खेल खेले होंगे। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से ही खेला खेला जाता है, मतलब इसका संबंध पैरों से है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है और इसे अगर कोई खिलाड़ी गोलकीपर को छोड़कर अगर इसके हाथ से अगर वह छू लेता है तो उसे गलत या फॉल माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो वह खेल फुटबॉल नहीं माना जाएगा, वह खेल बदल जाएगा, क्योंकि फुटबॉल एक पैर से खेलने वाली खेल है। और यदि इसको हाथ से एक दूसरे को अगर हम देने लगे तो यह फुटबॉल नहीं मानी जाएगी। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों का भी कुछ नियम और शर्त है। यह नियम खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद करती है या मदद मिलती है। इन खेलों की तरह समाज में भी कुछ मूलभूत नियम है जिसको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहते हैं। उन्हीं समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय के साथ रहते हैं, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देश में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है और जो लिखित रूप में पाई जाती है वह दस्तावेज ऐसे नियम मिलते हैं और उसे ही संविधान कहा जाता है। जिस नियम को एक दस्तावेज में हम लोग लिख के रखते हैं अपने देश या कई देशों में यह नियम को लिख कर एक दस्तावेज में रखते हैं, वही दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और यह कक्षा 6-7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संविधान का चर्चा आप लोग कर चुके हैं। को पढ़कर क्या कभी सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हमें संविधान की
जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी। इस इस विषय पर आज हम लोग पूरा चर्चा रहेगा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसा लिखा गया, कैसे लिखा गया, उसे किसने लिखा। इस अध्याय में उन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान के मुख्य बातों को ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक विभिन्न अध्याय में कुछ सवालों और विशेष बातों पर जोर भी दिया जाता है। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट और शुरुआती पॉइंट है वो है किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक यादव आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का सोशल साइंस एसएसटी हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसका पहला चैप्टर भारतीय संविधान के बारे में आज हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी देश की संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इससे जानने से पहले हम लोग कुछ यहाँ एक छोटी सी एक कह सकते हैं कि ब्रीफ शॉर्ट में संविधान के कुछ बातों को चर्चा किया गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कहता है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नियमित में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर 1946 में, जो पृष्ठ संख्या 2 पर संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। क्या चीज? गंभीरता से, एकदम सोच समझ के अपने भारत वासियों को भारतीयों के हित में सारे काम को अंजाम दिया। संविधान सभा के काम के बारे में इस अध्याय में और पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। लगभग कहा जाए लगभग देशों के पास अपना संविधान है। अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है। माने जितना भी अभी दुनिया में लोकतांत्रिक देश है, उन सभी देशों से उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास एक अपना संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकतांत्रिक मतलब जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो सरकारें लोगों के द्वारा, जो लोग अपने मर्जी से सरकारें चुनते हैं, अपने नियम को बनाते हैं,
उसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश होने का जो देश के पास अपना संविधान है, इसका मतलब ये नहीं कि वह देश लोकतांत्रिक हो, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो उसका अपना संविधान है लेकिन लोगों के द्वारा उसका जो नियम या कानून तय नहीं किए जाते। वहां के कुछ तानाशाह लोग या सरकार में जो बैठे, सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं, वह वहां के नियम जनता के हित में और जनता के लिए, जनता प्रशासन करने के लिए नियम तय करते हैं। संविधान के कई उद्देश्य पूर्ति करता है। पहला, दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। ये होता है लोकतांत्रिक देशों का लोकतांत्रिक देशों का पहचान, या लोकतांत्रिक देश इसे कह सकते हैं जो लोग अपनी इच्छा से अपने सपनों के अनुसार उस देश की रचना कर सके। संविधान संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। और ये हकीकत है कि एक देश के अंदर कई तरह के समुदाय होते हैं और उनके जीने और रहन सहन की तरीके भी अलग अलग होती है। तो उसे चलाने के लिए कुछ संविधान की बातें जो सबके हित को देखते हुए तैयार किया जाता है, यह उन मुद्दों को देखकर सहमत होती है जो सभी को हित में होती है। संविधान नियम का एक ऐसा समूह होता है जिसको देश के सभी लोगों को अपने देश के चलाने की पद्धति के स्वरूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि आदर्शों पर भी इसका साझा समझ विकसित करते हैं, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य नेपाल का है। किसका है? नेपाल का दृश्य है। तो नेपाल में क्या हुआ जो हम लोगों को जानना चाहिए, तो सबसे पहले नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके। नेपाल में लोकतंत्र के लिए नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। इसका तो प्रश्न उठता है कि क्या नेपाल एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? हाँ, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हाल ही में वह लोकतांत्रिक देश बना है, जो इसके आगे हम लोग जानेंगे। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की एक स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। मतलब 2090 से यह प्रारंभ हुई और 2002 तक इसकी जंग चलती रही, 12 साल तक। डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों में अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तावेज किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और आम चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों का नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा के तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बना। मतलब इतने संघर्ष के बाद 2008 में
कितने 2008 में नेपाल लोकतंत्र बन गया। तो नेपाल के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि इन बातों का क्या मतलब है, कि यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल नेपाल ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिल गई है। क्या इसका मतलब है अंतरिम संविधान की मंजूरी? सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल एक राजतंत्र था। मतलब यहाँ पहले राजा का शासन हुआ करता था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल पिछला संविधान का सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें वे आदर्श नहीं थे। वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल के भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए शासन की रचना हो सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपना देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना होता है। नेपाल के पूरे संविधान में कहा गया था कि देश के शासन देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों के लोकतांत्रिक शासन पद्धति राज व्यवस्था को चुनी है, वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि हम अपना नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारे ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। उसको यह एहसास होना चाहिए कि मैं जनता के द्वारा चुना गया हूं और जब हमें चुनी है तो जितने भी कार्य मैं करूं वो जनता के हित में हो, ये उसके एहसास होता है। राजतंत्र में क्या होता है, वो खुद मालिक होता है। वह जितने भी फैसले या जितने भी काम करते हैं वह अपने हित में सोचकर, जनता के प्रति कोई ऐसी सोच नहीं होती है और ऐसे नियम निर्देश राजतंत्र में लिया जाता था। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। और ये एकदम 100% सही है कि हम जितने भी जनता या जितने भी लोग होते हैं वे अपने नेता को चुनकर भेजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह जनता के प्रति ही हमेशा सोच रखता हो। वह अपना जो सत्ता उसको
जो उसको जिम्मेदारी मिली है वह जिम्मेदारी से हटकर वह दुरुपयोग भी कर सकता है। इसी बात को इसमें चर्चा किया गया है। विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता में इस दुरुपयोग में लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे की द्वारा दिया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो लोग अपने हित के लिए एक अच्छे नेता को, राजनेता को या बड़े बड़े नेताओं को चुनकर भेजते हैं, लेकिन वह अपने जिम्मेदारियों से हटकर दुरुपयोग वाले काम या ऐसे काम करने लगते हैं जो जनता के हित में ना होकर खुद के हित में होती है। यह एक एग्जाम्पल है जो दुरुपयोग का सही मायने दर्शाया गया है। आप इसे देख लेंगे। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान के ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश के दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और न जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये हमारा समानता का अधिकार कहता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान को दिया गया है। इसे हम मौलिक अधिकार में शामिल किए हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों को खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए चित्र कथा पट में इस कक्षा के भीतर के घटना को आधार पर आप इस बात को समझ सकते हैं। हम एक नए एग्जाम्पल देते हैं कि यदि अगर कोई ताकतवर व्यक्ति या कोई राजनेता या कोई अभिनेता या कोई पैसा वाला आदमी है, तो कभी एक नीचे गरीब व्यक्ति को वह यह समझकर नहीं उसे दबा सकता है कि वह एक नीचे जाति का है या उसके पास कोई धन दौलत नहीं है, क्योंकि उसे समान अधिकार है। कानून हमारा समानता का अधिकार क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसे एक समान अधिकार मिला हुआ है। इसके तहत ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगाकर ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, जैसे कि चित्रपट में पता चल रहा है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीजों से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। जिस जाति की जनसंख्या अधिक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो अल्पसंख्यकों को दबाया जा सके। ऐसे भारतीय संविधान में इसका एक कड़ी कानून का व्यवस्था है। तो यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर
सामुदायिक या इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। फिर समुदाय इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर समुदाय यही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटी कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। अब आते हैं हम लोग संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। यह बात सुनने में थोड़ा जरा अजीब तो लगता है। अपने आप को कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे बचा सकता है, अपने अपने आप से कैसे बचा सकता है। तो ये सच्चाई है कि संविधान में कुछ ऐसे नियम या कानून लिखे गए हैं जो उस नियम को हम लोग जानने के बाद अपने आप को कई गलतियां करने से रोक सकते हैं। तो सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, और ये सच्चाई है कि अगर कोई दो व्यक्तियों में अगर लड़ाई हो जाता है तो एक दूसरे के प्रति जो सोच होती है वो बहुत ही नकारात्मक होती है। लेकिन संविधान यह इस नकारात्मक सोच को बदलने के लिए ही तो संविधान को तैयार किया गया है। यदि संविधान नहीं होता तो एक दूसरे के नकारात्मक सोच को कई ज्यादा या कितना अत्यधिक क्षति पहुंचाने में सहयोग कर सकता था। इसलिए संविधान हमें नकारात्मक सोचों को सोचने पर जो सोच आती है उसको दूर करने में भी सहयोग करती है। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए चित्रपट को देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन यह समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं उसे पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं ये दोनों अध्याय पढ़ पाऊंगी। शबनम तुम परेशान लग रही हो क्या, ये बात उसके घर वाले कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग देख लेंगे। इससे आगे हम लोग चलते हैं कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीतिक यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे तौर पर तानाशाही शासन तो उसके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। क्योंकि तानाशाह शासन के बाद क्या होता है कि आप अपने इच्छाओं से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। वह तानाशाह के दिशा निर्देश पे आपको चलना होगा। यह बुनियादी संरचना इस तरह का उम्मीद से बचाता है या उन्माद से बचाता है, ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों को आश्वासन मिलता है। तो यह सबसे बड़ी पॉइंट है कि संविधान से हमें एक
तानाशाह सरकार को भी बचाता। यदि आपकी संविधान मजबूती से अगर लिखी गई हो तो आपके हितों को कोई आसानी से कुचल नहीं सकता है और कोई तानाशाह सरकार नहीं आ सकता है। कई देशों में आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि वहां तानाशाह सरकार आ गया, तो उसकी संविधान की कमजोरियां के कारण, क्योंकि संविधान यदि अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था होती तो कोई भी सरकार को इतनी आसानी से लोकतंत्र को तानाशाह में परिवर्तन नहीं कर सकता। यह स्वतंत्रता की रक्षा का भी एक प्रतीक है। आप स्वतंत्र हैं, इसकी रक्षा का भी एक प्रतीक है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात का समझें कि उपयुक्त बिंदुओं पर कुछ खास आदर्शों और नियमों को जरूर किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत के किस तरह होना चाहिए, क्योंकि भारत तो इतनी जोर शोर से स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रही थी और एक बहुत बड़ी यह प्रश्न थी कि स्वतंत्रता के बाद जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो देश की स्वरूप कैसा होगा, देश चलेगा कैसे। यह एक बहुत बड़ी सवाल थी स्वतंत्रता सेनानियों के मन में और काफी विचार था कि स्वतंत्र भारत किस तरह से होना चाहिए ताकि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारिक शासन भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उनमें प्रत्येक नागरिक को एक समान माना जाए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार हो। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और इसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होते रही। मतलब 1946 से जो संविधान सभा की बैठक होते रही, 1946 से 47, 48 और 49 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होते रही और उसमें नई नई चीजों को जोड़ते गए जो संविधान सभा में जो लोग अपना योगदान दे रहे थे। कुछ बात यहाँ जो दिया गया है इसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच का एकता, एक जागरूकता और भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र को माध्यम से आप देख सकते हैं। ये संविधान जो 300 लोगों का योगदान था, इन 300 लोगों का एक चित्रण दिया गया है। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी और ना ही धर्म एक था और ये सबसे बड़ी कठिन जिम्मेदारी थी कि जिस देश में इतने सारे भाषा वाले लोग रहते हो, जिसके हर कुछ दूरी में चलने पर लोगों की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो खान पान, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की पोशाक बदल जाती हो, उसके बीच एक इतनी
एक बेहतर संविधान का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी वैसे भी जब भी संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय हम लोग ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुए थे। हम लोग पूरी तरीकों से संभल भी नहीं पाए थे और उस समय एक नई चुनौती थी कि हम संविधान को कैसे तैयार करें। इतनी विविधता के होते हुए भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएगी। जनता की सामाजिक, आर्थिक और स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देश को एक ऐसा अ, कल्प कल्पना कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उनमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। संविधान का जो पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या उसका पिता कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियों बेफिक्र ना हो नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू ही कर रहे हैं, अधिकारियों के हाथ में ही इस है। इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि बाबा साहेब जानते थे कि यदि अगर अभी संविधान में इसे हम तो लागू कर देते हैं और अनुसूचित जनजाति यह सोचकर बैठ जाती है कि हमें तो संविधान में बराबर की हक मिलती है, तो ये एक उनके लिए एक घाटा साबित होने वाला था, क्योंकि संविधान में तो इस बात को लिखित समानता मिल चुकी थी, लेकिन जो उसको चलाने वाले अभी भी जो लोग थे वे एक बड़े अधिकारी और एक उच्च कोटि के लोग ही थे। तो बाबा साहब हमेशा सोचते थे कि जो निम्न स्तरीय, जो निचले जाति के लोग हैं, वह बढ़ चढ़कर अपने एक बड़े अधिकारी या बड़े लोक सेवाओं में बढ़कर चढ़ के हिस्सा लें, ताकि और सुधार आए। फर्स्ट नंबर में है संघवाद, फेडरलिज्म। इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर भी है और सरकारें भी है और केंद्र स्तर भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश को फैसले ना लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिया जा सके। भारत के सभी राज्यों के कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के
सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। और कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, जिनमें से बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय राज्य के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से भी अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों का सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का और नीतियों का अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर में है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की चर्चा कर रहे थे, उसी में इस बात की चर्चा हो चुकी थी। तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष के भारतीय जनता का वयस्क मताधिकार का जो प्रयोग करने योग्य बना दिया है, उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और आमतौर पर मर्द के फर्क भी आधारित उच्च नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोग सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे वह उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना हो। वे प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक के दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है तीसरा नंबर में शक्तियों का बंटवारा। क्या है? शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार 3 अंग है। संविधान के अनुसार 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इसी पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब हमारे जो संविधान है या जो भी जितने भी नियम है हमारे देश चलाने के लिए, वो 3 शक्तियों का एक समूह है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन सभी अंगों का शक्तियों को एक दूसरे से अलग होगी। एक दूसरे पर कभी यह नहीं प्रभाव होगा कि जो विधायिका कर रहा है वो कार्यपालिका आके उसको प्रभाव कर देगी। एक दूसरे की अपनी अलग एक शक्ति होगी। ये इसमें संविधान की जो संविधान के पुस्तकें हैं उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि यह तीनों शक्तियां हैं वह एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रखता है। ऐसा नहीं कि विधायिका अपने मनमानी से कोई कार्य कर रहा है और कार्यपालिका चुपचाप देख रहा है, या कार्यपालिका जो कोई भी कार्य को अपने मनमानी तरीके से कर रहा है और न्यायपालिका उसको देख रही है। यदि कार्यपालिका किसी तरह का कोई अव्यवस्थित या असंवैधानिक कार्यों को अंजाम देती है, तो उसे रोकने के लिए न्यायपालिका तुरंत एक्शन लेती है उसको। तो ये एक दूसरे से
शक्तियों में अलग है, लेकिन एक दूसरे से ही निर्भर करते हैं कि एक दूसरे का मनमानी नहीं चलेगा, कि अपने मन से कोई ऐसे कार्य ना करे जो जनता का हित में ना हो। संविधान सभा के सदस्यों का भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व की अपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित या नियंत्रित कर सके। इस अध्याय में राज शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें कि इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है, या जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना। सरकार क्या करती है? उसे कानून बनाना, लागू करना। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर भारतीय राज्य, नेपाली राज्य और आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चौथा नंबर में है मौलिक अधिकार। क्या चीज है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या है? अंतरात्मा। यहीं से लोगों की जितने भी स्वतंत्रता या उसको मौलिक अधिकार मिले हैं, इसी मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान में उल्लेख है। औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मानने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने के लिए कानून और नीतियों बनाते हुए भी सिद्धांत को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। कुछ हम मौलिक अधिकारों का स्वरूप देखते हैं कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार। समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे। इसका मतलब यह है कि सभी लोग को देश के कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि
धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में इसी किताब में आप आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत, जो आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश की किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार शामिल है। तो ये स्वतंत्रता की अधिकार थी। शोषण के विरुद्ध संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम मतलब कि जबरदस्ती जो बालश्रम होते हैं, जो बच्चे को जबरदस्ती किसी कामों में रखा जाता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध होता है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाए तो सभी नागरिकों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहा जाए तो ये संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार कहे तो ये यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस संविधान का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अदालत में जा सकता है। 5वां नंबर है धर्म निरपेक्षता। क्या चीज है? धर्म निरपेक्षता। इसके बारे में समझते हैं। धर्म निरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से, धर्म निरपेक्षता मतलब किसी एक धर्म को विशेष दर्जा ना देना, सभी को एक समान, किसी भी धर्म के लोग हो सभी को एक समान नजर से देखना, यह धर्म निरपेक्षता का मूलभूत इकाई है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते हैं, खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आते हैं वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। यह नेपाल में यह देख चुके हैं। वहां लोकतंत्र बदलते ही जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों को जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे और ठोस रूप से उसका अर्थ भी समझ पाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। इसकी दूसरी इकाई चैप्टर नंबर 2 में आपको भारतीय संविधान को और जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।